स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Okay, so hello guys, welcome to Study IQ. So I don't know how much time I'm going to apologize to you now, but ये सीरीज़ एक्चुअल में अब बेसिकली बहुत ही ज़्यादा डिले हो चुकी है एंड आई वाज नॉट इन अ मूड और इंटेंशन टू बेसिकली रीस्टार्ट इट, बट मल्टीपल मैसेजेस आए एंड आई नो इट वाज क्वाइट अपसेटिंग कि ये थोड़ा सा बीच में ही काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रेच हो गया एंड दैट्स व्हाई मल्टीपल स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड ऑल्सो कि एटलीस्ट 30th अप्रैल से पहले तो इसको ख़त्म करवा दो। सो 30th अप्रैल तो बहुत ही दूर रह जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू थिंक इज़ दैट कि कुछ मैराथन सेशन करके हर एक चैप्टर एक एक डेढ़ दो घंटा लगा के जो है इसको बेसिकली इसी वीक में बेसिकली विल ट्राई टू कवर इट अप। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। चैप्टर नंबर 10 का जो पार्ट 1 है दैट इज़ रीजनल किंगडम के सर्टन नॉर्थन रीजनल किंगडम हम लोगों ने देख लिए थे। नाउ बेसिकली वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इन दिस चैप्टर एज वेल एज फार एज दिस स्मॉलर किंगडम्स आर कंसर्न। देन स्मॉलर किंगडम में मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में भी बताया था, बस इनके फाउंडर कर लेना। फाउंडर्स आर इंपॉर्टेंट। यूपीएससी हैव आस्क्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द किंग, तो बस उतना ही कर लेना। बट सिंस एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एंड उसमें से वाइटल इन्फॉर्मेशन प्रिसाइजली वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो लेट्स गो नाउ। नॉर्थन इंडिया हम लोगों ने कवर अप कर लिया था, दैट मल्टीपल डायनेस्टीज दैट वर देयर इन द पार्ट 1। सो पार्ट 2 में बेसिकली वी आर गोइंग टू सी सर्ट अदर रीजनल डायनेस्टीज़। ये जो रीजनल डायनेस्टीज़ जो है, इफ़ यू रिमेंबर ऑल ऑफ देम बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके रेन ऑनवर्ड इंडिया में आना चालू हो गई। तो एमबीटी ऑनवर्ड मोहम्मद बिन तुगलक का जो रफ रेन है दैट इज़ 1325 से लेके 1351। फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑनवर्ड मल्टीपल स्मॉल डायनेस्टीज़ इंडिया में आना चालू हो गई। एंड ये प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन इंडिया का हमने पहले भी बहुत बार देखा है। Whenever there is a weak king at the center, पहले पाटलिपुत्र में एंड आफ्टर अब दिल्ली में, एट दैट टाइम फिर रीजनल किंगडम्स है दोज आर बेसिकली अपना सर जो है वो ऊपर उठा देती है। तो एक एक करके अब इनके ऊपर पड़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। वेस्टर्न इंडिया, सर एज वेस्टर्न इंडिया इज कंसर्न, देन वेस्टर्न इंडिया में तीन इंपॉर्टेंट किंगडम दैट इज गुजरात, मालवा एंड आफ्टर मेवाड़, ये तीन किंगडम जो है दिस पीरियड ऑफ टाइम में ऊपर आई। एंड दिस किंगडम के बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए ना। एज फार एज गुजरात इज कंसर्न, then obviously it was quite rich province at that time. Why it was a rich province? Obviously from the ancient period of the time हमने देखा था कि गुजरात के पास एक सी पोर्ट है that is quite famous, that is भरूच। and because of this particular भरूच, गुजरात वाला जो एरिया है that is always basically richer। and ये भरूच जो है उसका जो ट्रेड हमेशा से ही उज्जैन से कंट्रोल होता है एंड उज्जैन वाली जो टेरिटरी है इट वॉज बेसिकली विद द मालवा। एंड दैट्स वाई फिर ये गुजरात एंड मालवा वाली टेरिटरी है इट इज़ ऑलवेज फेमस एज फार एज medieval India is concerned because they have the historically accumulated wealth. Whenever you are having historical accumulated wealth, there is not much invasion on your territory, then obviously आपका जो territory रहेगा वो काफ़ी richer रहेगा। That is what it was. It was the richest province at that time और one of the richest province we can say that in India। जैसे बंगाल की कंडीशन थी वैसे ही गुजरात की कंडीशन थी। हिस्टोरिकल accumulated wealth ये दोनों प्रोविंसेस में हमेशा से ही रही है। एंड फिर गुजरात जो है उसके ऊपर फरिश्ता का एक स्टेटमेंट भी है कि जो लोकल रूलर्स है गुजरात के, दे हैड एनकरेज हिंदू रिलीजन एंड प्रमोटेड रादर देन सप्रेस द वर्शिप ऑफ द आइडल। तो ये फरिश्ता का कमेंट भी है। फरिश्ता इज बेसिकली 17th सेंचुरी हिस्टोरियन हु वर्क ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मुगल्स। तो उसने इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। अहमद शाह द वन इज बेसिकली द रियल फाउंडर ऑफ द गुजरात डायनेस्टी। एज फार एज अहमद शाह द वन इज कंसर्न, वॉज नॉट ओनली द फाउंडर बट फाउंडर के साथ अल्टीमेटली he also gave the new capital which is quite famous city even till today, that is Ahmedabad. So Ahmedabad was created, its foundation was laid in 1413 and Ahmedabad was made capital by the Ahmad Shah the first himself. As far as architecture is concerned, then Ahmad Shah के टाइम पे multiple big buildings जो है वो construct हुई, जैसे जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, 3 दरवाज़ा। दिस आर बेसिकली द फाइन एग्जाम्पल ऑफ द आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के स्टाइल को रीजनल किंगडम में इतना इन डिटेल जाके पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो जस्ट अंडरस्टैंड दी एग्जाम्पल कि कौन से किंग के टाइम पे कौन सी सिटी बनी, कौन से किंग के टाइम पे कौन से जो मॉन्यूमेंट है वो बने। एंड देयर आफ्टर एटीट्यूड टूवर्ड्स हिंदू, देन एटीट्यूड टूवर्ड्स हिंदू जो है वो मिक्स बैग था। ऑन वन हैंड दिस फेलो वॉज बेसिकली कैरिंग आउट और रैंसैकिंग हिंदू टेम्पल्स ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम मल्टीपल हिंदू रूलर्स जो है उनको अपने कोर्ट में उसने जगह भी दे के रखी थी। तो मल्टीपल टेम्पल्स वर बेसिकली रैंसैक्ड और अटैक बाय हिम। रीइम्पोजिशन ऑफ द जिजिया और इम्पोजिशन ऑफ द जिजिया जो है वो भी यहाँ पे हुआ था। जिजिया के ऊपर अब हम इलेबोरेटली देख चुके हैं एंड वैसे ही फिर अल्टीमेटली ये जो अटैक ऑन टेम्पल है वो क्यों होता था वो भी हम देख चुके हैं। बट फिर भी इन वन लाइनर टेम्पल्स ऑलवेज हैड हिस्टोरिकल एक्यूमुलेटेड वेल्थ।
तो वेन एवर यू आर अटैकिंग अ पर्टिकुलर एरिया देन फिर वो एरिया में अल्टीमेटली 2 एरिया में हमेशा से अटैक होते थे, एक था कैपिटल एंड दूसरा टेम्पल टाउन। तो जब आप कैपिटल में अटैक करोगे एंड टेम्पल टाउन में अटैक करोगे देन ऑब्वियसली वहाँ पे अटैक करने का पर्पज़ ही वही होता था, बिकॉज सबसे ज़्यादा वेल्थ वहीं पे थी। यानी मीडिएवल इंडिया की बात है, तो एट दैट टाइम नो नेशनलिज्म नो पैट्रियोटिज्म वॉज देयर, एंड व्हेन नेशनलिज्म पैट्रियोटिज्म वॉज नॉट देयर, आपके साथ जो 5-10-20 हज़ार की आर्मी आई है उनको पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। एंड दैट्स अ वॉरफेयर जो है उसमें लूट या फिर बेसिकली रैंसैकिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था। विदाउट दिस लूट अल्टीमेटली इतनी बड़ी जो आर्मी आप लेके आए थे उनका आप बेसिकली जेब भरोगे कैसे, एंड दैट्स ये वाली चीज़ तो इसने की ही। बट एट द सेम टाइम वी कैन सी दैट कि मल्टीपल हिंदूज जो है उनको भी गवर्नमेंट में इसने जो ऑफर या फिर पोजीशन जो है देके रखी थी। फॉर एग्जांपल माणिक चंद एंड देयर आफ्टर मोती चंद हु बिलोंग टू द कमर्शियल कम्युनिटी। अगेन गुजरात वाली जो ज़मीन है इट इज़ एन एरिड लैंड, एंड गुजरात का जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी है वो आता है हमेशा ट्रेड से, एंड सिंस ट्रेडिशनली दिस ट्रेड इज़ डोमिनेटेड बाय द मर्चेंट कम्युनिटी ऑफ द गुजरात देन ऑब्वियसली इनके साथ अच्छे रिलेशन किंग ने बना के रखे थे। एंशियंट टाइम पे भी मैंने आपको ये बताया था कि जो किंग होता था इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज ओन रिलीजन वो हर एक रिलीजन को पैट्रोनाइज करता था, एंड अल्टीमेटली 3 रिलीजन इंपॉर्टेंट सवाई हुए इंडिया में, दैट इज बेसिकली हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आउट ऑफ 62 डिफरेंट रिलीजन्स दैट वर देयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाजनपदा। उसका रीज़न था कि ये तीनों रिलीजन के पास किंग को कुछ ना कुछ तो देने के लिए चीज़ें थी। सबसे पहले हिंदूज जो थे उनके पास ब्राह्मण थे, ब्राह्मण हैड नॉलेज ऑफ बेसिकली एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ये एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज जो राजा को चाहिए था, दैट्स द पैट्रोनाइजेशन ऑफ द हिंदू रिलीजन। वैसे ही जैन जो थे अभी के लिए भी दिस इज बेसिकली द रिचेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया। उस ज़माने में भी जैन जो है इंडिविजुअल जैन दे वर क्वाइट रिचेस्ट पीपल, एंड ये रिच पीपल उनका पैसा आपको ट्रेड के लिए चाहिए ही था। एंड देयर आफ्टर बुद्धिस्ट विहाराज वर क्वाइट फेमस। हमने देखा था कि बुद्धिस्ट विहाराज जो है over a period of the time they acted as a banking institution, and that's why even Buddhist religion was patronized by king. वैसे मीडिएवल इंडिया में भी अगर सुल्तान रहेंगे, बादशाह रहेंगे, वो हिंदू रिलीजन को पैट्रोनाइज करते थे बिकॉज इट वाज बेनिफिशियल फॉर देम। जैसे अगर आप दिल्ली में देखोगे देन ऑब्वियसली दिल्ली के रूलर्स में या फिर दिल्ली में जो रूलर बैठता था उन्होंने राजपूत एंड आफ्टर इवन ब्राह्मणास को अपने कोर्ट में जगह दी थी, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन वॉज हिंदू, एंड उनके ऊपर अगर रूल करना है देन ऑब्वियसली उनके राजा एंड आफ्टर उनके लॉ का इंटरप्रिटेशन करने वाले जो पंडित है वो आपको कोर्ट में लगेंगे। एंड वैसे ही फिर अल्टीमेटली गुजरात में भी हुआ कि अल्टीमेटली मुस्लिम रूल है बट मेजॉरिटी ऑफ द मनी या फिर रेवेन्यू जो है वो आ रहा था ट्रेडिंग से, एंड दैट्स फिर ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ जो उनके इंपॉर्टेंट लीडर जो है उनको कोर्ट में पोजीशन जो है दी गई थी। तो ये वाला एस्पेक्ट मैंने आपको एंशियंट टाइम में एंड अर्ली मीडिएवल में जो हमारे पहले 10 चैप्टर जो है तो उसमें बताया भी था कि सेक्युलरिज्म वाला कंसेप्ट तो आपको हमको पता है, उस ज़माने में ये कंसेप्ट नहीं चलते। तो उस ज़माने में किंग जो है अपने फ़ायदे की सोचेगा, किंग जो अपने पैसे की सोचेगा, एंड फिर ये फ़ायदा या फिर पैसे में जो रिलीजन उसको हेल्प करेगा वो सारे ही रिलीजन जो अल्टीमेटली किंग को पैट्रोनाइज करने पड़ते थे। वैसे ही फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट किंग जो था इनका महमूद बेगारा था। ही रूल फ्रॉम 1459 टू 1511, तो इन बिटवीन पीरियड ऑफ टाइम तो ऑलमोस्ट यू कैन से दैट 50 ईयर्स के अराउंड जो है उसका रूल पूरे के पूरे गुजरात के ऊपर रहा है। एंड ही वॉज कॉल्ड एज अ बेगारा एज द नेम सजेस्ट बे गढ़। तो गढ़ इज बेसिकली किला, बे मतलब 2, तो 2 किले इसने कैप्चर करके रखे थे इंपॉर्टेंट, दैट इज बेसिकली सौराष्ट्र वाला एंड आफ्टर फिर साउथ गुजरात में जो बेसिकली एरिया जो है वहाँ वाला। तो सौराष्ट्र एंड आफ्टर गिरनार, ये बेसिकली 2 एरिया इसने कैप्चर करके रखे थे। यहाँ के इंपॉर्टेंट फोर्ट जो है इसने कैप्चर करके रखे थे, and that's why ultimately he was given this particular title. Annexation of the Saurashtra and Girnar was quite important because this was a strategically important area, and obviously it helped in consolidation and strengthening of the territories also. And he had basically established second capital which was called as the Mustafabad. तो मुस्तफ़ाबाद नाम की जो सेकेंड कैपिटल जो है ये भी इसने बना के रखी थी। He had joined hand with the Egypt Empire also against Portuguese. Portuguese had arrived into India by 1498 and by 1505 onward जो है पोर्तुगीज ने इंडिया में एक पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी, दैट इज ब्लू वाटर पॉलिसी। जो ब्लू वाटर पॉलिसी है बस एक लाइन में आपको समझनी है कि पोर्तुगीज व्हेन दे अराइव्ड इन आवर कंट्री दे रियलाइज कि इंडिया की जो लैंड बेस्ड पावर है वो काफ़ी स्ट्रांग है। इंडिया में नॉर्थ इंडिया में एट दैट टाइम सुल्तान का रूल था, एंड देयर आफ्टर इवन साउथ इंडिया में बहामनी किंगडम, देयर आफ्टर डेक्कनी सल्तनत एंड देयर आफ्टर विजयनगर एम्पायर, ऐसे मल्टीपल बड़े बड़े किंगडम्स थे।
सो पोर्तुगीज डिड नॉट हैव दैट रिसोर्सेज टू कैरी आउट स्ट्रगल विद दिस बिग एम्पायर, एंड दैट्स वाई फिर पोर्तुगीज ने एक दिमाग लगा लिया कि लैंड बेस्ड पावर जो है दे आर हैप्पी विद द इंटरनल ट्रेड एंड लैंड रेवेन्यू, दे आर नॉट एट ऑल लुकिंग इन टू द पोटेंशियल ऑफ द ओशियानिक ट्रेड. Be it Sultan, be it Vijayanagar Empire, and thereafter even we can say that be it Deccani Sultanate and उनके पहले के Bahmani Sultanate, none of them had carried out elaborate investment or elaborate contact as far as oceanic trade is concerned. And oceanic trade को ultimately capture करने के लिए blue water policy थी. Under this blue water policy, Portuguese thought कि they will capture the important ports across Indian Ocean. तो इंडियन ओशन के अराउंड जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम पर्शियन गल्फ से लेके रेड सी से लेके स्ट्रैट ऑफ मलाक्का के बीच में वो सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट ये कैप्चर करेंगे. एंड सिंस दे वर बेसिकली सिचुएटेड एट इंडिया एट दैट टाइम, तो इंडिया में इनके पास पहले ही कोचीन आ चुका था. कोचीन के साथ साथ अल्टीमेटली बाय दिस टाइम दैट इज़ 1515 के अराउंड जो है उन्होंने अल्टीमेटली फिर और जो कॉन्क्वेस्ट है वो करने चालू कर लिया. जैसे कैलिकट कैप्चर कर लिया था, देर आफ्टर गोवा वाला एरिया कैप्चर कर लिया था. एंड धीरे धीरे दे वर बेसिकली इंटरेस्टेड इन दीव दमन दादरा नगर हवेली विच वॉज अंडर महमूद बेगारा. एंड दैट्स वाई महमूद बेगारा वॉज ऑलवेज हैरेस्ड बाय पोर्तुगीज. पोर्तुगीज वांटेड द मोनोपोली ओवर दिस दीव दमन दादरा नगर हवेली वाला एरिया. दे वर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सी पोर्ट विच महमूद बेगारा वॉज नॉट गिविंग. एंड महमूद बेगारा ने इन ऑर्डर टू प्रिजर्व हिज टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इवन इजिप्ट के जो सुल्तान है उनके साथ भी अपने हैंड जो है वो ज्वाइन करके रखे थे, मतलब उनका सपोर्ट लेके रखा था. एंड बेसिकली ये जो इजिप्ट एंड देयर आफ्टर महमूद बेगारा का अलायंस है, दे हैड प्रोक्लेम वॉरफेयर अगेंस्ट पोर्तुगीज ऑल्सो. अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद बेगारा गॉट डिफीटेड इन दिस वॉरफेयर. एंड ये जो पूरा का पूरा गोवा दीव दमन एंड दादरा नगर हवेली वाला जो एरिया है जो गुजरात के अंडर आता है वो सारा का सारा पोर्तुगीज के पास चला गया. बट इन एनी केस सिंस ही हैड दिस इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट, देन उसके टाइम पे जो है ओके ये पीसफुल रेन एंड देयर आफ्टर फिर अल्टीमेटली जो ट्रेड है वो बढ़ी. एंड ट्रेड बढ़ने के साथ साथ उसने कुछ इसके लिए अपनी जो स्टेट पॉलिसी है वो भी बना के रखी थी. जैसे गुजराती ट्रेडर है उनको प्रोटेक्शन देना, देयर आफ्टर इंपॉर्टेंट रोड कंस्ट्रक्ट करना, कारवान सराइज बनाना, तो ये सारी चीज़ें जो ये भी इन्होंने करके रखी थी. एज फार एज कारवान सराइज कंसर्न, देन कारवान सराय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती थी. इट वॉज अ स्टेट पॉलिसी ऑफ द मीडिएवल इंडिया. तो जितने भी इम्पॉर्टेंट जो रोड होते थे ऑब्वियसली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे फॉर द ट्रेड पर्पस. एंड उस टाइम पे होटल मोटेल ऐसा कंसेप्ट तो था नहीं. सो दैट्स वाई स्टेट जो है खुद कारवान सराई जो है वो बना के रखता था. कारवान सराई बेसिकली कारवान मतलब जो बेसिकली राहगिर्द है, जो रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, उनकी सराई. सराई बेसिकली रेस्टिंग प्लेस. तो उनको रेस्टिंग प्लेस प्रोवाइड किया जाता था वाया स्टेट. एंड फिर ये कारवान सराइज जो है दे वर बेसिकली यू कैन से दैट ब्लड लाइन्स ऑफ द एंटायर एम्पायर. बिकॉज राजा जो है किंग है, सुल्तान है, बादशाह है, सभी लोगों को ट्रेड इंपॉर्टेंट था, उससे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आता था. एंड यही रेवेन्यू मैनेज करने के लिए और यही रेवेन्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक कारवान सराइज इंपॉर्टेंट होती थी. यहाँ पे ट्रेडर आते थे, ट्रेडर रेस्ट भी करते थे. एंड रेस्ट करने के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कारवान सराइज में गवर्नमेंट के ऑफिसेज भी थे जहाँ पे ये ट्रेडर को टैक्सेस भी देना पड़ता था. तो कारवान सराइज वर इम्पॉर्टेंट. दे नॉट ओनली एक्टेड एज अ रेस्टिंग प्लेस फॉर द कारवान या फिर राहगिर, बट ऑल्सो एज अ गवर्नमेंट ऑफिसेज ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम. ये भी इन्होंने बना के रखे थे. एंड आफ्टर गुजरात का जो पावर है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द महमूद बेगारा इट रीच पीक. एंड ऑब्वियसली फिर महमूद बेगारा के बाद में अल्टीमेटली गुजरात इतना स्ट्रांग बन गया कि अल्टीमेटली हुमायूं जो है समवेयर डाउन द लाइन हारा बंगाल एंड आफ्टर गुजरात में ही. तो इसके ऊपर भी बाद में बात करेंगे. देयर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंगडम आफ्टर गुजरात वी कैन से दैट इज मालवा. मालवा वाला जो टेरिटरी हमेशा से स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रहा है. बिकॉज मालवा जो है वो नॉट ओनली फर्टाइल है, इनके पास एक बेसिकली फर्टाइल लैंड भी है चंबल वैली का. एंड फर्टाइल लैंड के साथ साथ अल्टीमेटली इनके पास उज्जैन नाम की एक सिटी भी है. एंड उज्जैन का जो रिचनेस है वो हमने ट्रेडिशनल लेवल पे ही देखा है कि एंशियंट टाइम में अल्टीमेटली जो दक्षिण पथ था, ये दक्षिण पथ अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश में कन्नौज, कानपुर या फिर बेसिकली श्रावस्ती, ये 3 सिटीज़ में घूमता रहा. बट अल्टीमेटली इट ऑलवेज कनेक्टेड टू दी उज्जैन. एंड फिर उज्जैन से अल्टीमेटली ये आता था हमेशा कहाँ पे, तो मॉडर्न डे पैठन दैट इज़ औरंगाबाद में. तो उज्जैन बेसिकली कनेक्टेड एंटायर साउथर्न पथ एज वेल एज पोर्ट ऑफ भरूच. तो भरूच एंड आफ्टर साउथर्न ट्रेड का जितना भी फ्लो होता था वो हमेशा उज्जैन से ही जाता था. एंड उज्जैन वॉज अंडर मालवा. तो जो उज्जैन वाला जो एस्पेक्ट है दैट्स मालवा वॉज रिच.
But apart from that, by the time period of the medieval India, Malwa also provided a very good base for what? Then attack towards Delhi, attack towards Bengal, attack towards Gujarat. तो जिसके पास यूजुअली मालवा वाला एरिया है, ही वॉज कंसिडर्ड एज अ मास्टर ऑफ नॉर्थन इंडिया, एंड दैट्स वाई दिल्ली के सुल्तान भी एंड देयर आफ्टर इवन मुगल भी जब जाएंगे तब देखेंगे दे वर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मालवा, बिकॉज मालवा से लेके दिल्ली का जो लैंड है वो काफ़ी प्लेन लैंड है. जब अगर किसी के हाथ में मालवा रहेगा एंड वो रूलर अगर स्ट्रांग रहेगा देन ऑब्वियसली वो दिल्ली को हमेशा हैरेस करेगा ही. जैसे बेसिकली मेवाड़ वाली डायनेस्टी है, मेवाड़ जो है वो बेसिकली रफली यू कैन से डैट मालवा से सराउंडिंग टेरिटरी ही है, एंड मेवाड़ ने लेटर ऑन मालवा वाला एरिया कैप्चर भी करके रखा था, एंड दैट्स अल्टीमेटली फिर मालवा थ्रू जो है दिल्ली के ऊपर कंसिस्टेंट अटैक जो है वो मेवाड़ ने करके भी रखे थे. तो मालवा ऑलवेज हैड दैट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और स्ट्रेटेजिक लोकेशन. तो इनके जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है तो वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहे हैं. एंड द कैपिटल ऑफ द मालवा बाय द टाइम पीरियड ऑफ द मीडिएवल इंडिया वी कैन से दैट, पहले धार हुआ करती थी, अब वो मांडू में शिफ्ट हो गई थी. तो मांडू इज बेसिकली देयर कैपिटल, एंड दैट कैपिटल वाज आल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज ये कैपिटल में मल्टीपल लेवल के जो मालवा आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल है वो हमको मिलते हैं. तो मांडू आर्किटेक्चर या फिर मालवा आर्किटेक्चर, उसके 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि दे ऑलवेज हैड अ लॉफ्टी प्लिंथ ऑन देयर बिल्डिंग. प्लिंथ मतलब बेस. आपने कभी हुमायूं का टॉम देखा होगा तो एक नीचे बड़ा प्लिंथ है, बेस है, एंड देयर आफ्टर फिर उसके ऊपर जो बेसिकली टॉम या फिर जो स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा है. तो ये बेसिकली प्लिंथ जो है लॉफ्टी मतलब काफ़ी बड़े बड़े होते थे, एंड ये लॉफ्टी प्लिंथ जो है अल्टीमेटली वी कैन सेट लेटर ऑन इवन मुगल्स ने अडॉप्ट करके रखे थे अपने आर्किटेक्चर में. सो दिस लॉफ्टी प्लिंथ्स वर देयर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कलर्ड मार्बल एंड कलर्ड टाइल्स वी कैन से दैट ये भी इन्होंने यूज़ करने चालू कर लिए थे. नॉट मार्बल बट कलर्ड टाइल्स जो है ये भी इन्होंने अपने आर्किटेक्चर में यूज़ किए थे. तो अगेन इन्होंने भी मस्जिद ही बांधी, सबसे इम्पॉर्टेंट. तो इन्होंने मल्टीपल मस्जिद, मल्टीपल गेटवेज मांडू में क्रिएट करके रखे, एंड मल्टीपल पैलेसेस भी है जिसमें हिंदोल महल एंड देयर आफ्टर जहाज़ महल जो है काफ़ी फेमस भी है. एंड फिर ये पर्टिकुलर आर्किटेक्चर, उनके लॉफ्टी प्लेन कलर्ड टाइल्स, ये बेसिकली सिग्निफाई करता है मांडू आर्किटेक्चर या फिर मांडू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. बस ये 2-3 पॉइंट याद रखो, इन डिटेल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. दे हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ द रिलीजियस टॉलरेशन. वैसे मांडू जो है या फिर पूरा का पूरा मालवा ये ऑब्वियसली बहुत पहले से ही इस्लामिक रूल के अंडर रहा है, बट इसका अर्लीस्ट इंडिपेंडेंट रूलर जो है उसको होशंग शाह ही माना जाता है. तो होशंग शाह इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडिपेंडेंट रूलर हु हैड फॉलोड पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन, एंड ही हैड अलाउड मल्टीपल राजपूत टू सेटल इन हिज टेरिटरी एज वेल एज इन हिज कोर्ट, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट नाम भी है, दैट इज राणा मोकल ऑफ मारवाड़. उसके 2 बेटे जो है उसके जो बेसिकली 2 बड़े भाई है उनको मालवा जब वो बेसिकली निकल गए तो ये मेवाड़ वाला एरिया निकल गया तो मालवा वाले एरिया में आके सिचुएटेड भी हुए थे. नाम इतने याद रखने ज़रूरी नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड की पॉलिसी ऑफ द रिलीजियस टॉलरेशन जो है इट वॉज शोन. बट अगेन रिलीजियस टॉलरेशन वाई? बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग एस्पेक्ट. ये सारा एरिया जो है बीट गुजरात, बीट राजपूताना, बीट मालवा, ये ट्रेडिंग की वजह से सिग्निफिकेंट है, एंड ये ट्रेडिंग जो है वो हमेशा से हिंदू कम्युनिटी से डोमिनेटेड रही है. तो इवन दो इस्लामिक किंग जो है हिंदू टेरिटरी पर अटैक करेगा, टेम्पल लूटेगा, बट एट द सेम टाइम वो हिंदू रिलीजन को पैट्रोनाइज भी करेगा. हिंदू रिलीजन के जो बड़े बड़े जो पंडित होंगे या फिर बड़े बड़े जो क्षत्रिय रहेंगे उनको अपने कोर्ट में जगह भी देगा, सो दैट हिंदू ट्रेडिंग कम्युनिटी जो है वो अपसेट ना हो, एंड दे विल वर्क फॉर द इस्लामिक रूल. एंड देयर आफ्टर फिर रेन ऑफ महमूद खलजी, इट वॉज क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रेन ऑफ द महमूद खलजी स्ट्रगल विथ राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ जो है वो चालू हो गई. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम फिर महमूद खलजी ने जो अर्लियर लेवल का रिलीजियस टॉलरेशन वाला पॉलिसी छोड़ दिया एंड टेम्पल डिस्ट्रॉय करना चालू किया. बट इट वॉज क्वाइट कॉमन, जब बेसिकली हिंदूज एंड मुस्लिम रूलर में जब बेसिकली झगड़े होते थे तो द ब्रेक डाउन ऑफ द टेम्पल, ब्रेक डाउन ऑफ द मॉस्क जो है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट या फिर काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे ऑब्जर्व किया जाता था. इसका भी एक रीज़न है कि अल्टीमेटली जो आर्मी आती थी या आर्मी में रिलीजियस झील जो है हमेशा रहती थी. एक बाइंडिंग फैक्टर आर्मी में हमेशा से रिलीजन रहा है, एंड रिलीजियस वॉर क्राई या फिर रिलीजियस का एस्पेक्ट जो है वो हमेशा से वॉरफेयर में यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल लेवल पे जो हिंदू आर्मी रहती थी वो हर हर महादेव, जय भवानी, एंड आफ्टर इवन जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, ये सिख आर्मी जो है इनके वॉर क्राइज रहे हैं. तो ये वॉर क्राइज क्यों होते थे? बिकॉज उस ज़माने में नेशन स्टेट नाम का कंसेप्ट नहीं था, एंड उस ज़माने में वैसे ही कोई ये जो है दैट इज़ बेसिकली नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म वाला फीलिंग भी नहीं था. तो जो आर्मी मैन जो होता था
ऑब्वियसली उसके लिए दो काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहते थे वॉरफेयर में क्यों जाए। एक तो रिलीजन को प्रोटेक्ट करना या फिर बढ़ाना, एंड दूसरा था पैसा। ये पैसा अल्टीमेटली टेम्पल या फिर मॉस्क या फिर जो बेसिकली रेसिडेंशियल पैलेसेस है वहाँ से आता था, एंड दैट्स वाई फिर अल्टीमेटली जहाँ जहाँ पे अटैक होगा वहाँ पे डिस्ट्रक्शन जो है वो हमेशा से एक कॉमन एस्पेक्ट है रहा है ड्यूरिंग मीडिएवल पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन इज बेसिकली मेवार। एज आई टोल्ड यू, मेवार जो है मालवा के आजू बाजू वाला ही एरिया है, सो दिस इज बेसिकली मेवार। एंड मेवार जो उसके इम्पॉर्टेंट सिटी जो है वो बेसिकली उदयपुर एंड देयर आफ्टर चित्तौड़गढ़ ही रही है। तो उदयपुर एंड देयर आफ्टर चित्तौड़गढ़ ये इंपॉर्टेंट टेरिटरी जो है मेवार के अंडर थी। एंड ये मेवार जो है ऑब्वियसली इनका जो पूरा का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है फ्रॉम द सराउंडिंग टेरिटरी वो चालू हुआ राणा कुंभ के टाइम पे। इट वॉज राणा कुंभ जिन्होंने सबसे अर्लीस्ट लेवल पे डूंगरपुर एंड देयर आफ्टर कोटा पे अटैक करना चालू कर लिया। तो सराउंडिंग टेरिटरी थी, साउथर्न साइड में डूंगरपुर था एंड देयर आफ्टर फिर ईस्टर्न साइड में कोटा थी। बट ये डूंगरपुर एंड देयर आफ्टर कोटा जो है ये दोनों सिटीज़ जो है किसी और पर्टिकुलर किंगडम को अपना ट्रिब्यूट दे रही थी। डूंगरपुर वॉज अंडर गुजरात एंड देयर आफ्टर कोटा वॉज अंडर मालवा, एंड दैट इज हाउ इनिशियल लेवल पे एंटायर मेवार केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद गुजरात एंड देयर आफ्टर मालवा। एंड बोथ ऑफ दिस डायनेस्टीज दैट इज गुजरात एज वेल एज मालवा जो है it was basically ruled by whom? Then obviously Islamic dynasties, and that is how ultimately initial level ke we can say that Mewar, Rana Sangha, Rana Kumbha and thereafter even Maharana Pratap, ये important ruler जो है they could never reconcile with the Islamic kingdom। इनके फाउंडेशन से ही that फिर right from the foundation of this empire इनका जो मुस्लिम डायनेस्टीज है उनसे झगड़ा रहा है। एंड फिर ये सब में ही दिखाई देता है। राणा प्रताप जो है ऑब्वियसली उनका अकबर, उसके पहले फिर राणा कुंभ एंड सॉरी राणा संघ, एंड राणा संघ के पहले द फर्स्ट वन और द अर्लीस्ट ग्रेट वी कैन से दैट राणा कुंभ। राणा कुंभ के टाइम पे ही ये झगड़े जो है वो अल्टीमेटली चालू हुआ एंड वो चलते ही रहे। बट इन एनी केस राणा कुंभ के टाइम पे जो है मल्टीपल लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर वाला बिल्डिंग भी काम भी हुआ है। तो ही हैड बेसिकली क्रिएटेड अ विजय स्तंभ। तो विक्ट्री टावर या फिर विजय स्तंभ जो है जो चित्तौड़ में बना हुआ था वो इन्हीं के टाइम पीरियड में बना था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैड ऑल्सो डग इरीगेशन पर्पजेस के लिए लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़। एंड इसके अलावा फिर मल्टीपल लेवल के जो आर्किटेक्चर है, टेम्पल बिल्डिंग हो सकती है, आर्ट ऑफ स्टोन कटिंग, स्कल्पचर, ये भी इनके टाइम पे हुआ था। एंड देयर आफ्टर फिर राणा संघ। राणा संघ तो काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी है। 1508 से 1528 के बीच में राणा संघ का टाइम पीरियड रहा है। एंड अल्टीमेटली बाय बैटल ऑफ खानवा Rana Sangha got defeated at the hand of Babur, and that was basically the initial level का मुगल मेवार कॉन्फ्लिक्ट। यही पर्टिकुलर मेवार वाले रीजन में लेटर ऑन महाराणा प्रताप आए एंड उनका अकबर के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है बैटल ऑफ हल्दी घाटी काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है। तो राइज ऑफ राणा संघ जो है ये भी सिग्निफिकेंट था, तो उसके ऊपर भी बाद में देखेंगे। तो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द वेस्टर्न इंडिया डायनेस्टी कि वेस्टर्न इंडिया में अल्टीमेटली गुजरात एंड देयर आफ्टर मालवा ये दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी, उनके इंपॉर्टेंट किंग एज वेल एज फाउंडर एंड देयर आफ्टर लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रीलिम्स अब वो हो चुकी है। तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज नॉर्थ वेस्ट एंड देयर आफ्टर नॉर्थन इंडिया। तो जो नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थन इंडिया में हमने पहले ही लोधी डायनेस्टी जो है वो कवर अप कर ली थी, तो लोधीज के ऊपर बात नहीं करेंगे, लोधीज को हमने सुल्तान में ही कवर अप किया था। तो कश्मीर एंड देयर आफ्टर फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी दैट इज शर्की, अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद शर्की। एज फार एज फाउंडर इज कंसर्न देन फाउंडर वॉज मलिक सवार। मलिक सवार वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड मलिक सवार जो है ही हैड इनिशियली सर्व फॉर द फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के अंडर ही वॉज वजीर ऑल्सो फॉर द सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, बट लेटर ऑन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सुल्तान नासिरुद्दीन शाह इन 1394 ही वॉज सेंट एज द गवर्नर ऑफ द जौनपुर या फिर गवर्नर ऑफ द ईस्टर्न किंगडम। एंड फिर यही जौनपुर से अल्टीमेटली ही कार्व्ड आउट एन इंडिपेंडेंट किंगडम दैट इज शर्की किंगडम फॉर हिमसेल्फ समवेयर अराउंड 1398 जब तैमूर का इन्वेजन इंडिया के ऊपर हुआ। तैमूर इन्वेजन इन इंडिया ये हमने पहले भी देखा था ड्यूरिंग टाइम ऑफ द सल्तनत। इस सल्तनत का जो रैपिड डिक्लाइन हुआ आफ्टर तुगलक, उसका वन ऑफ द रीज़न दैट तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन 1398 एंड जैसे ही तैमूर का इन्वेजन दिल्ली के ऊपर हुआ देन ऑब्वियसली फिर दिल्ली के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर थे उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज़ इंडिपेंडेंट किंगडम जो है वो निकालने चालू किए, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो जौनपुर जिसका जो कैपिटल था ऑफ द शर्की किंगडम अंडर मलिक सवार। तो कैपिटल ऑफ द डायनेस्टी जो है यही जौनपुर बना एंड फिर जौनपुर में भी अल्टीमेटली मौसोलियम, पैलेसेस, मॉस्क ये वाले जो आर्किटेक्चर जो है वो उन्होंने बनाने चालू किए। नॉट दैट सिग्निफिकेंट बट अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम
are influenced by the Delhi architecture itself. Delhi architecture is basically chapter number 11, तो उसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जाएंगे ही जाएंगे, तो वो भी एक बार देख लेना, वहाँ से तो सवाल आते ही है। इन एनी केस मल्टीपल वी कैन से दैट लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं इन्होंने करके रखी थी, बहुत सारे स्कॉलर सेंट, इनको पैट्रोनाइजेशन इन्होंने दे के रखा था, बट फॉर फैक्चुअल पर्पज ऑलवेज रिमेंबर मलिक मोहम्मद जैसी जिसने पद्मावत लिखा था, इसके ऊपर मूवी भी बनी थी इफ़ यू रिमेंबर, जो विच वॉज बेसिकली दी लव स्टोरी इन बिटवीन लव स्टोरी और यू कैन से दैट द सागा, लव सागा इन बिटवीन अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावत एंड आफ्टर राणा रतन सिंह। तो जो बेसिकली जो लव सागा जो था जिसकी वजह से फिर अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर अटैक किया एंड फिर द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, बट ये सारी स्टोरी जो है ये फैबल या फिर फिक्शन ही मानी जाती है, बिकॉज ये जो बुक है मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा हुआ पद्मावत 1450 के अराउंड लिखा हुआ था, जबकि ये सारा का सारा चित्तौड़गढ़ वाला जो अटैक है वो 1303 को हुआ था, तो ऑलमोस्ट 150 ईयर्स के बाद लिखी हुई बुक थी एंड दैट्स व्हाई वी कंसिडर्ड इट एज अ वर्क ऑफ अ फिक्शन, मनगढ़ंत कहानी है, उससे ज़्यादा हमको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दिया है। देयर आफ्टर फिर जोग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ द डायनेस्टीज भी इन्होंने करके रखी थी, दे हैड एक्सटेंडेड द डायनेस्टी टू अलीगढ़ इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, टू दरभंगा इन नॉर्थन बिहार से लेके नेपाल तक एंड बुंदेलखंड तक। तो इन द पीक ऑफ देयर टाइम इन्होंने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टेरिटरी अपने लिए निकाल ली थी, बट विद इन स्पैन ऑफ 70 to 80 ईयर्स ये डायनेस्टी जो ख़त्म हो गई। बाय 1479 दिल्ली में एक स्ट्रॉन्ग रूलर वापस से आया, दैट इज़ बहलुल लोदी, एंड ये बहलुल लोदी ने अल्टीमेटली जौनपुर के ऊपर अटैक करके 1479 में जौनपुर की शर्की डायनेस्टी भी ख़त्म कर दी एंड जौनपुर वाला एरिया है दिल्ली में वापस से अनेक्स कर लिया। तो शर्की किंगडम जो है ज़्यादा चली नहीं, बस 2-3 फैक्चुअल डाटा जो हमने देखे वो याद रखो, दैट मलिक सवार इज़ द फाउंडर, 1394-1398 के बीच में ये डायनेस्टी बनी थी एंड देयर आफ्टर मलिक मोहम्मद जैसी जो है ही द राइटर ऑफ पद्मावत यूज्ड टू लिव इन दिस किंगडम। देयर आफ्टर फिर कश्मीर, कश्मीर अगेन सिग्निफिकेंट वन, कश्मीर के ऊपर देखते हैं बिकॉज इनका जो किंग था दैट इज़ अकबर ऑफ द कश्मीर, सुल्तान ज़ैनुल अबेदीन, ही इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट वन। तो अब ये जो बेसिकली कश्मीर डायनेस्टी है उसके ऊपर बात करेंगे। तो एज फार एज पॉलिटिकल हिस्ट्री इज कंसर्न, तो यहाँ की जो मल्टीपल हिंदू डायनेस्टीज जो हुआ करती थी वो हमेशा से ट्रेडिशनल लेवल पे इन 10, 11 एंड 12 सेंचुरी में वीकर डायनेस्टीज रही है। तो वीक डायनेस्टीज वेर देयर एंड वीक डायनेस्टीज में अल्टीमेटली 13 सेंचुरी में एक लोकल लेवल पे डमाराज ने रिवॉल्व भी किया था अंडर किंग जगदेवा, बट ये डमाराज का रिवॉल्व जो है वो सप्रेस हो गया। एंड सरप्राइजिंगली वी कैन से दैट कि इंडिया में मुस्लिम रूल बहुत पहले से ही था, बट स्टिल कश्मीर जो है ये मुस्लिम लोगों को कभी डिफीट नहीं कर पाया, या फिर डिफीट जो है बेसिकली कश्मीर का नहीं हो पाया एट द हैंड ऑफ द इस्लामिक इन्वेडर। तो मुस्लिम इंरोड इंडिया में बहुत पहले से ही थे। इवन महमूद ऑफ गजनी ट्राइड ट्वाइस टू कैप्चर कश्मीर वाला एरिया, ही हैड अटैक्ड इन 1015 एंड 1021 AD, बट ये दोनों टाइम पे महमूद ऑफ गजनी वॉज डिफीटेड। अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा जो एरिया है इट वॉज बेसिकली डिफीटेड इन 1320 के अराउंड जो है दुलाचा का इन्वेजन यहाँ पे हुआ। दुलाचा वॉज अ मंगोल चीफ्टेन, तो मंगोल चिफ्टेन ऑफ द सेंट्रल एशिया पहले दिल्ली में आए, जब दिल्ली कैप्चर नहीं हुई तो नॉर्थन साइड में आके अल्टीमेटली उन्होंने कश्मीर पर अटैक किया एंड कश्मीर जो है इट वाज थोरोली रैंसैक्ड एंड इट वाज फर्स्ट इंस्टेंस जहाँ पे अल्टीमेटली कश्मीर जो है वहाँ पे हिंदू डायनेस्टी जो है लोकल ख़त्म हुई एंड एक प्रॉपर इस्लामिक डायनेस्टी आना चालू हुआ। तो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर अटैक अल्टीमेटली एक और लोकल रेवोल्यूशन हुआ एंड ये लोकल रेवोल्यूशन में देयर वाज वन हिंदू किंग कॉल्ड एज अ रिंचन। रिंचन जो है वॉज बेसिकली द किंग फ्रॉम द ल्हासा के साइड का या फिर तिब्बत एंड देयर आफ्टर फिर ये जो लद्दाख वाला एरिया, नॉट तिब्बत सॉरी, लद्दाख वाला जो एरिया वहाँ का किंग था लोकल, ही कैप्चर द एंटायर जम्मू कश्मीर एंड जम्मू कश्मीर कैप्चर करने के बाद 1320 में ही accepted Islamic religion and that was the beginning of the Islamic kingdom in कश्मीर वाला एरिया। तो बेसिकली कश्मीर वाला जो एरिया है it came under Islamic dynasty not by outside influence but by the inside influence itself। जो लोकल हिंदू रूलर थे उन्होंने अपने आप को इस्लामिक रिलीजन में कन्वर्ट किया। ये क्यों किया? देन ऑब्वियसली करने के पीछे एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन रहा होगा कि जो मल्टीपल इस्लामिक इन्वेजन हो रहे हैं उसको रोकने के लिए अगर किंग हिमसेल्फ अगर वो इस्लामिक रिलीजन अडॉप्ट कर लेता है देन वो इस्लामिक इन्वेजन होंगे ही नहीं। तो दैट मस्ट हैव बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द लोकल हिंदू रूलर रायचंद टू कन्वर्ट हिमसेल्फ इनटू इस्लामिक रिलीजन। बट इन एनी केस गद्दी बचाने के लिए कन्वर्जन तो कर लिया, बट गद्दी बचाने के बाद अल्टीमेटली जो लोकल हिंदू रूलर है वो माने ही नहीं
एंड फिर कोर्ट इंट्रीग्यूज में राइचॉन गॉट डिफीटेड एंड किल्ड। एंड फिर उसके बाद जो है मल्टीपल इंटरनल स्ट्राइफ हुआ, जिसमें बाय 1339 शाहमीर डायनेस्टी है वो कश्मीर में आई। ये शाहमीर डायनेस्टी के जो इम्पोर्टेंट अर्लियर रूलर जो है दैट इज शमशुद्दीन शाह एंड देयर आफ्टर फिर शहाबुद्दीन, ये भी सिग्निफिकेंट है। दे वुड हैव बीन अ ग्रेट किंग, बट अल्टीमेटली इनके बाद कश्मीर में एक और इम्पोर्टेंट रूलर हुआ शाहमीर डायनेस्टी का ही, दैट इज सुल्तान ज़ैनुल अबेदीन। एंड ज़ैनुल अबेदीन इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट बिकॉज ही इज नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर। अकबर ऑफ कश्मीर मतलब पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर। ये चीज़ें जो अकबर ने मुगलों के लिए दिल्ली में की, वही चीज़ें ज़ैनुल अबेदीन ने ये वाले एरिया में, दैट इज़ कश्मीर वाले एरिया में करके रखी। तो ही इज़ बेसिकली नोन एज देयर ग्रेटेस्ट किंग, इज़ ऑल्सो नोन एज अ बादशाह। बहुत टाइम पे सवाल पूछा जाता है कि सर सुल्तान एंड बादशाह में क्या डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं होता है। सुल्तान इज़ मोर और लेस टर्किश वर्ड, बादशाह जो है ये पर्शियन वर्ड है। एंड अल्टीमेटली दोनों का सिग्निफिकेंस वही है कि दोनों किंग है। अब ऑब्वियसली हर एक रिलीजन, हर एक सेक्ट है, वो किंगशिप की जो थियरी अपने हिसाब से दे के रखता है, तो इट डज नॉट मैटर एज सच। अल्टीमेटली किंग इज किंग, सारे ही किंग एब्सोल्यूट मोनार्क हुआ करते थे। एंड इन दैट कैपेसिटी सुल्तान एंड बादशाह में यही एक डिफरेंस है कि सुल्तान टर्किश हुआ करते थे, इट इज़ अ टर्किश वर्ड। बादशाह जो है वो पर्शियन वर्ड है, तो पर्शियन एंड टर्किश वाला डिफरेंस जो है यहाँ पे दिखाई दिया है। देयर आफ्टर इनके जो रेन है उसका सोर्स हम लोग को जॉन राजा के अकाउंट से मिला है। तो जॉन राजा का अकाउंट है, उसमें भी एक फैक्चुअल डाटा थोड़ा सा याद रखना कि देयर इज राजतरंगिनी। ये वाला बुक जो है हम लोगों ने पहले ही अब कवर कर लिया है। राजतरंगिनी के अलावा देयर इज वन मोर बुक कॉल्ड एज द द्वितीय राजतरंगिनी, एंड देयर आफ्टर वन मोर बुक कॉल्ड एज द तृतीय राजतरंगिनी। तो एज द नेम सजेस्ट राजतरंगिनी दैट इज वॉल्यूम्स ऑन द किंग। ऐसे टोटल 8 वॉल्यूम जो है ये इनिशियल लेवल पे जो है निकाले थे किसने? काल्हाना ने। तो काल्हाना की राजतरंगिनी थी, बट काल्हाना की राजतरंगिनी जो है वो 1150 एडी तक की ही इंफॉर्मेशन देती है। एंड ये राजतरंगिनी का जो कंटिन्यूएशन इस द्वितीय राजतरंगिनी जो बेसिकली जॉन राजा ने हमको दिया है। तो जॉन राजा यूज्ड टू सर्व फॉर द सुल्तान ज़ैनुल अबेदीन। एंड फिर ये वाला जो बुक है वो हमको इन्फॉर्मेशन देता है समवेयर अराउंड 1459 एडी तक का। एंड फिर 1459 एडी जो है वो ऑब्वियसली हाफ वे थ्रू दी एम्पायर ही हुआ था, पूरा एम्पायर कवर अप नहीं हुआ। जॉन राजा डाइड ऑन दिस पर्टिकुलर ओकेजन और इन दिस पर्टिकुलर ईयर। तो जॉन राजा का एक और पीपल था जिसका नाम था श्रीवरा। ये श्रीवरा ने अल्टीमेटली तृतीय राजतरंगिनी लिखी। एंड तृतीय राजतरंगिनी जो है वो कश्मीर की हिस्ट्री जो है 1459 से अल्टीमेटली 1480 तक की कवर करती है। तो पूरी के पूरी कश्मीर की हिस्ट्री ऑब्वियसली राजतरंगी ने कवर की है। देर आफ्टर 1150 से लेके 1459 के बीच वाला जो पीरियड है ये जॉन राजा ने अपने द्वितीय राजतरंगिनी में कवर किया है। एंड देर आफ्टर इसके बाद वाला पीरियड दैट इज 1459 से लेके 1480 तक का पीरियड जो है वो श्रीवरा ने तृतीय राजतरंगिनी में कवर करके रखा है। तो ये फैक्चुअल डाटा में याद रखना कि देर आर टोटल 3 डिफरेंट बुक नेम राजतरंगिनी। जो सबसे पहला है वो किसका है? देन ऑब्वियसली वो है काल्हाना का। जो दूसरा वाला बुक जो है वो किसका है? देन ऑब्वियसली दूसरा वाला जो बुक है ये है बेसिकली एक मिनट, हाँ यस, ये है बेसिकली इसका दैट इज जॉन राजा का। एंड ये जो तीसरा वाला जो बुक है वो किसका है? देन ऑब्वियसली इट इज़ ऑफ द श्रीवरा। तो जो 3 इंपॉर्टेंट बुक है इसके बारे में जो फैक्चुअल डाटा है इसको थोड़ा सा याद रखना। एंड जॉन राजा जो ही हैड गिवन इलैबोरेट इंफॉर्मेशन of the entire the kingdom of Zainul Abidin administration. As far as administration is concerned, then he motivated old class of the official पंडित जो है उनको भी कश्मीर में वापस बुलाया गया एंड उनको रिलीजियस एंड सिविल लिबर्टीज जो है वो दे दी गई। कोड ऑफ लॉ बने। अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ लॉ इस्लामिक पॉपुलेशन इस्लामिक रूल के हिसाब से चलेगी, हिंदू पॉपुलेशन हिंदू रूल के हिसाब से चलेगी। दिस पीपल पंडित will determine the Hindu laws and thereafter Hindu code, and thereafter Maulavi Qazi will determine the Islamic laws and Islamic code, and thereafter public places and hall of justice जो है इसके ऊपर अल्टीमेटली सारे के सारे लॉज जो डिस्प्ले भी किए जाते थे सो दैट पब्लिक विल गेट टू नो अबाउट द लॉज। देर आफ्टर रिलीजियस पॉलिसी, देन ऑब्वियसली जब आपके किंगडम में पंडित एंड देर आफ्टर मौलवी दोनों रहेंगे देन सर्टन सॉर्ट ऑफ द रिलीजियस टॉलरेशन जो है वो दिखाया जाएगा। एंड देर आफ्टर प्रोटेक्शन वॉज ऑल्सो गिवन कि जो टेम्पल जो है जो ओल्ड डिमोलिश हुए थे उनको वापस से क्या किया, परमिशन दे दी कि आप वापस से नया टेम्पल बनाओ। स्टेट ने पैट्रोनाइज भी किया
एंड आफ्टर किलिंग ऑफ काउ जो है वो पिनलाइज भी हुई, जिजिया को भी अबॉलिश कर दिया गया। एंड टू रिस्पेक्ट द हिंदू विशेस सिंस ब्राह्मण्स वेर देयर इन द कोर्ट, सती जो है जो इसी ने बैन करके रखी थी उसको वापस से विदड्रॉ कर दिया, मतलब बेसिकली वापस से री इम्पोजिशन भी हुआ। तो री इम्पोजिशन बिकॉज ऑब्वियसली पंडित जो है वो कोर्ट में काम तभी करेंगे जब उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो सिक्योर रहे। एंड आफ्टर फिर मिलिट्री एंड डिप्लोमेसी में पंजाब एंड आफ्टर वेस्टर्न तिब्बत वाला जो एरिया जो है ये वाला भी इसने सर्टन लेवल पे कॉन्कर करके रखा था। एंड यूनिफिकेशन ऑफ द कश्मीर भी दिया था, जो मंगोल इन्वेजन है उसको रोका। फ्रेंडली रिलेशन विद द नेबरिंग किंगडम इसने एस्टैब्लिश कर दिए। इंटरनेशनल रिलेशन में टर्किस्तान, इजिप्ट, मक्का, तिब्बत इनके साथ डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस जो है वो हुए। एंड इन दैट कैपेसिटी इवन इंडिया में गुजरात, सिंध, बंगाल, गुजरात, सिंध एंड बंगाल वाला जो एरिया है वहाँ पे भी इसने अपनी एम्बेसी भेजी। तो एक इलेबोरेट लेवल का अपने लिए टेरिटरी भी बना लिया। एंड टेरिटरी बनाने के साथ साथ एम्पायर बिल्डिंग जो है उसमें डिप्लोमेटिक चैनल्स जो है वो भी ओपन किए। एज फार एज इकोनॉमिक मेजर इज कंसर्न, देन इकोनॉमिक मेजर्स में एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की एग्रीकल्चर, सरप्लस, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड देयर आफ्टर फिर ट्रेड नेटवर्क। तो ये जो बेसिकली चैनल्स है सारे में ही ज़ैनुल आबिदीन ने कुछ ना कुछ तो चीज़ें करके रखी थी। सबसे पहले एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन में डैम्स एंड कनाल जो है वो बनाए, देयर आफ्टर फ्री लोन्स एंड देयर आफ्टर फिर फॉर्डर जो है जो आपको लगेगा किसके लिए, देन आपकी जो कैटल वेल्थ है उसके लिए, ये भी इसने प्रोवाइड करवा के रखा था। रिविजन इन द लैंड असेसमेंट जो है वो भी करवा के रखा था कि जो रिड्यूस्ड इट टू 4th ऑफ द टोटल प्रोड्यूस इन सम प्लेसेस एंड 7 इन अनदर, मतलब ऑब्वियसली 25% जो है उतने तक का ही टैक्सेशन जो है इसने लगा के रखा था। तो हायर टैक्सेशन जो है उसको लो कर दिया। एंड आफ्टर रिलीफ मेजर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फेमाइन लाइक ब्लैक मार्केटियर्स को रोकना, होर्डर्स को रोकना, उनको पनिश करना, ये वाली जो मेजर्स है वो भी करके रखे थे। फेमाइन इज़ ऑलवेज अ मैन मेड मतलब अब ड्रॉट आ चुका है बट ड्रॉट से अल्टीमेटली खाना कम नहीं होता है। जैसे ही ड्रॉट आना चालू हो गया देन फिर ये जो जमाखोर होते हैं, होर्डर होते हैं, ये होर्डर्स या फिर ब्लैक मार्केटियर ये खाना जो है होर्ड करना मतलब जमा करना चालू कर देते हैं एंड एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी मार्केट में क्रिएट करते हैं। एंड दैट्स वाई ये होर्डिंग वाला प्रॉब्लम जो है वो हमेशा से ही प्रॉब्लमेटिक रहा है। होर्डिंग जहाँ जहाँ पे होगी वहाँ पे फिर अनाज मार्केट में नहीं आएगा, जो भी जा रहा है अनाज मार्केट में उसका भाव बढ़ेगा एंड जैसे ही फिर भाव बढ़ेगा होर्डर जो उनको फ़ायदा होगा बिकॉज फिर वो अपना प्रोड्यूस बाहर निकालेंगे और बेचेंगे। तो ये जो बेसिकली रिलीफ मेजर है उसमें ये लोगों को पनिश करना काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। एंड आफ्टर फिर प्रमोशन ऑफ द सर्टन क्राफ्ट, तो क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री भी बढ़ानी, अपने एग्रीकल्चर बढ़ा लिया। देन ऑब्वियसली फिर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रेरियन हो गया, अब इनके लिए भी तो आपको कुछ करना पड़ेगा, तो इनको क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री है वो भी प्रोवाइड करके रखे, जैसे कारपेट वीविंग, सिल्क इंडस्ट्री, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री, पश्मीना वुल इंडस्ट्री एंड आफ्टर इवन फायर वर्क एंड मस्केट मेकिंग, ये वाली जो चीज़ें जो है वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा के रखी थी। हमेशा याद रखना है कि इंडिया में बहुत मिसनोमर है कि बाबर इंट्रोड्यूस गन्स इन आवर कंट्री, देन नो, बाबर के पहले से ही गन्स वे प्रेजेंट इन आवर कंट्री। साउथ इंडिया में पोर्तुगीज़ों ने ये इंट्रोड्यूस करके रखी थी, नॉर्थ इंडिया में मंगोल्स जो है उन्होंने मस्केट एंड आफ्टर गन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा के रखी थी। बाबर 1526 में इंडिया में आया, ज़ैनुल आबिदीन 1470 में मर गया एंड इन दैट कैपेसिटी ज़ैनुल आबिदीन जो है उनके टेरिटरी में फायर वर्क एंड मस्केट मेकिंग इंडस्ट्री है डेवलप हो चुकी थी, विच क्लियरली शोज दैट गन पाउडर एज वेल एज गन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी वॉज प्रेजेंट इन इंडिया इवन बिफोर बाबर। ये फैक्चुअल डाटा हमेशा याद रखना है। एंड दैट बेसिकली उसके बाद आर्ट एंड कल्चर जो है या फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो एज फार एज आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज कंसर्न देन संस्कृत स्कॉलर पैट्रोनाइज किया, जैसे जॉन राजा श्रीवरा अभी हमने देखे। सोम पंडित जो है उन्होंने एक बुक लिखा था दैट इज़ जैन चरित्र, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। एंड देयर आफ्टर बाकी के जो है दैट इज़ अरेबिक एंड पर्शियन वर्क जो है ये भी थे। प्रिसाइजली राजतरंगी एंड देयर आफ्टर महाभारत, ये जो सांस्कृतिक बुक है ये महाभारत एंड देयर आफ्टर राजतरंगिनी, ये पर्शिया एंड अरेबिक वर्जन में ट्रांसलेट करने का काम जो है वो भी इनके पीरियड में हुआ। एंड ही हिमसेल्फ वॉज अ लर्न मैन एंड इन दैट कैपेसिटी ही न्यू पर्शियन, कश्मीर, संस्कृत एंड तिब्बतियन लैंग्वेज एंड देयर आफ्टर ही वॉज ऑल्सो वेरी अकम्पलिश पोएट, तो पोएट्री का भी शौक जो है ज़ैनुल आबिदीन को था। एज फार एज म्यूजिक एंड ड्रामा इज कंसर्न देन लॉट्स ऑफ वोकल एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है पर्शिया से अब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए, जैसे रबाब, सितार, दुहल, डफ, सनरी, तो ये सारी जो इंस्ट्रूमेंट है ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ज़ैनुल आबिदीन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए। एंड आफ्टर डांसिंग इज ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट,
राजा ऑफ ग्वालियर जो है ही बेसिकली सेंड टू रेयर संस्कृत वर्क ऑन म्यूजिक टू ज़ैनुल अबेदीन, एंड फ्रॉम दैट एस्पेक्ट वी कैन सी दैट कि म्यूजिक एंड डांसिंग जो है दोनों को भी पैट्रोनाइज करने का काम जो है वो ज़ैनुल अबेदीन ने किया था। एंड देयर आफ्टर एज फार एज आर्किटेक्चर इज कंसर्न, देन आर्किटेक्चर में ज़ैन लंका नाम का जो बेसिकली स्मॉल सिटी जो है वुलर लेक के बीच में इसने बना के रखा था। तो ज़ैन लंका नाम का जो सिटी है या फिर एक छोटा टाउन वी कैन से दैट वुलर लेक के बीच में जो उन्होंने बनाया था उसका बेसिकली बहुत ही कम पार्ट जो बचा हुआ है। देयर आफ्टर टू यूटिलाइज दी फर्टाइल बट ड्राई सॉइल ऑफ द कारेवा, यही कारेवा में अल्टीमेटली आपका सैफरन मतलब बेसिकली जो केशर होता है वो बनता है। तो जो कारेवा वाली जो सॉइल है उसको बेसिकली पानी प्रोवाइड करने के लिए जो मल्टीपल कंड्यूट या फिर कनाल निकालने का काम है वो भी इन्होंने किया था। एंड फिर इसमें से कुछ कुछ कनाल है दैट इज़ उत्पलपुर, नंदशिला एंड देयर आफ्टर बिजब्रीह, ये वाले जो है सारे के सारे जो कनाल है ये भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सुल्तान ज़ैनुल अबेदीन ही बने हुए थे। ही बिल्ट मैनी ब्रिजेस, सो से फॉर एग्जांपल फर्स्ट वुडन ब्रिज इन श्रीनगर जिसको ज़ईन कदाल भी बोला जाता है, ये वाला ब्रिज भी इन्होंने ही बनाने का काम किया था। एंड देयर आफ्टर फिर पैलेसेस जो है वुडन आर्किटेक्चर, एंड देयर आफ्टर राजदनाद, ज़ैन देव एंड ज़ैन गिरी में ये जो बेसिकली पैलेस है ये भी इन्होंने ही बनाने का काम किया था। एंड देयर आफ्टर रेस्ट हाउसेस दैट इज़ कारवान सराई जिसके मल्टीपल नाम जो है ये भी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द सुल्तान ज़ैनुल अबेदीन ही बने थे। तो आर्किटेक्चर में बस ये इतना जो फैक्चुअल डाटा है उतना याद रखो, बिकॉज यूपीएससी ने पहले सवाल पूछे हुए हैं कि कौन सा आर्किटेक्चर किस किंग ने बनाया हुआ है। तो कुछ कुछ नाम आपको इम्पॉर्टेंट पता होने चाहिए कि कौन सा किंग जो है कौन से आर्किटेक्चर जो है वो बना रहा है। एंड आई गेस दैट सम्स अप देन टुडेज एंटायर सेशन। तो ये जो बेसिकली चैप्टर नंबर 10 का जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें बस यही था कि इंडिया का जो डिसइंटीग्रेशन है उसमें वेस्टर्न किंगडम, ईस्टर्न किंगडम एंड आफ्टर नॉर्थर्न किंगडम, लोधी यहाँ पे कवर नहीं हुआ, लोधी पहले ही मैंने कवर अप करवा लिया था। एंड आफ्टर साउथर्न साइड के जो किंगडम जो है वो भी पहले ही कवर अप हो चुके हैं, तो पहले के लेक्चर में मिल जाएंगे। बट ये किंगडम्स आर नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, बस इनके फाउंडर याद रखना एंड जो पिन पॉइंट फैक्चुअल डाटा जो मैंने प्रोवाइड किया है जो एनसीईआरटी में है, एंड अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी ऑब्वियसली एज यू नो कि उसके ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे भी डाल के रखी है। तो जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट वाइटल इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करके रखी है। ओके, तो दैट इज़ समथिंग फॉर टुडे। अगेन जाने से पहले नाउ द न्यू बैच ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल जो है वो लॉन्च हो रही है, दैट इज़ फ्रॉम द 21 ऑफ अप्रैल। सिंस इट इज़ अ सिविल सर्विसेज डे, ऑब्वियसली काफ़ी सिग्निफिकेंट डे है इंडिया के लिए, देन उस दिन पे ही वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस स्पेसिफिक बैच। बट इस पर्टिकुलर बैच में थोड़े से चेंजेस है। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि बेसिकली एक प्रॉपर फाउंडेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर देते थे। तो जो फाउंडेशन जो है उसमें बेसिकली हम लोग आपको बेसिकली मल्टीपल लेवल का मटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे। मटेरियल असिस्टेंस में आपको पीपीटी, देयर आफ्टर फिर क्रक्स मटेरियल एंड देयर आफ्टर फिर अल्टीमेटली हैंड रिटन नोट जो है वो मिलते थे। तो ये जो तीनों मटेरियल है हमेशा से एज आई टोल्ड यू काफ़ी बेस रहा है एज फार एज हिस्ट्री ऑप्शनल इज कंसर्न। क्रक्स अगर आपने पढ़ा तो आपको बेसिकली ऑर्डिनरी रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड जितने भी अभी हमारे बैचेस हुए हैं ऑब्वियसली उनके रिव्यूज़ आप देख लेना, यू विल गेट टू नो दिस थिंग कि क्रक्स आर कॉम्प्रिहेंसिव एंड फिर मल्टीपल रेफरेंस बुक का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो आपको हमारे क्रक्स में ऐसे ही मिल जाएगा। तो क्रक्स आर ऑलवेज बेस ऑफ आवर फाउंडेशन कोर्स। उसके अलावा पीपीटी बेस्ड लेक्चर होता है। अब उसका भी फ़ायदा आपने देख लिया कि पीपीटी जो है ये विजुअल मेमोरी होती है, एंड विजुअल मेमोरी जो है आपको ऑलवेज हेल्प करेगी इन ऑर्डर टू रिटेन मोर अमाउंट ऑफ द फैक्ट। तो पीपीटी बेस्ड लेक्चर हिस्ट्री ऑप्शनल में तो हमेशा से ही बेनिफिशियल रहेंगे ही रहेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर उसके अलावा जो है हैंड रिटन नोट भी मैं देता हूँ। तो आपने क्रक्स पढ़ लिया, देन उसके बाद फिर पीपीटी एंड हैंड रिटन नोट जो है आपका रिविजन जो है अच्छा खासा हो ही जाता है। एंड रफली अभी तक जितने भी हमारे लेक्चर चल रहे हैं वो पकड़ के चलिए कि 35 to 40 लेक्चर फॉर ईच सेक्शन, दैट इज़ एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न इंडिया एंड देयर आफ्टर फिर मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये सारे सेक्शन के लिए रफली 35 से 40 लेक्चर जो आई एम बेसिकली कंडक्टिंग इन, जिसमें अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो बेस है वही हम लोग आपका क्रिएट करवाते हैं। बट नाउ देयर इज़ वन मोर एडिशन एंड दैट इज़ बेसिकली टेस्ट सीरीज़। तो जो टेस्ट सीरीज़ जो है बेसिकली जून से ही चालू होगी, but you will be having access that is all inclusive in this particular rate, and this is something that is a sale। ये basically grand sale we can say that, ये सिविल सर्विसेज डे की वजह से हम लोग लेके आए हैं। तो जो नॉर्मल प्राइस है उससे अल्टीमेटली ऑलमोस्ट 60% जो है उसका लेस प्राइस जो है, सॉरी 50% लेस प्राइस जो है बेसिकली वी आर चार्जिंग, एंड इन दैट कैपेसिटी जो सेल है उसमें आपको ये अफोर्डेबल रेट में नाउ
ये एंटायर फाउंडेशन कोर्स तो मिलेगा ही, प्लस उसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी जिसमें 12 टेस्ट रहेंगे टोटल। एंड फिर ये 12 टेस्ट जो है ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम आर डिजाइन डायरेक्टली बाय मी ओनली। तो हर एक क्वेश्चन जो है वो मेरा सिलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन रहेगा ये टेस्ट सीरीज में। इसके मॉडल आंसर जो बना रही है वो टीम अल्टीमेटली मेंस एंड इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस टीम है वो है। एंड देयर आफ्टर इवैल्यूएशन में अल्टीमेटली इंटरव्यू रिटर्न कैंडिडेट एंड देयर आफ्टर वन सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उनकी भी हमको हेल्प मिलेगी। एंड सारे के सारे जो टेस्ट है उसका पर्सनल डिस्कशन आई एम गोइंग टू कंडक्ट। तो इन दैट कैपेसिटी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी कि जो 12 टेस्ट है जिसमें 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ रहेंगे, बट मेरे सेक्शनल टेस्ट देमसेल्फ आर फुल लेंथ, जो ऐसा नहीं कि मैं 4 ही क्वेश्चन आपको पूछूंगा। मेरे फुल लेंथ टेस्ट में भी सेक्शनल टेस्ट में भी आपको 8 क्वेश्चन ही मिलेंगे विच यू आर रिक्वायर्ड टू राइट। तो इन दैट कैपेसिटी ये जो है दैट इज हाफ लेंथ या फिर बेसिकली सेक्शनल टेस्ट वो भी काइंड ऑफ फुल लेंथ ही है। एंड देयर आफ्टर प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट जो है वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, इवैल्यूएशन भी होगा। एंड देयर आफ्टर आई एम गोइंग टू टेक डिस्कशन ऑफ ईच एंड एवरी टेस्ट। तो एवरीथिंग इज बेसिकली इंक्लूडेड नाउ। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मटेरियल भी मिलेगा एंड लेक्चर जो ऑब्वियसली चल ही रहे हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट इफ़ यू यूज दिस स्पेसिफिक कोड। तो एक नया बैच है, दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ द न्यू थिंग दैट वी कैन से दैट, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जो है दैट वी आर बेसिकली गोइंग टू कवर फॉर यू। एंड फिर ये बैच जो 21 से चालू भी हो रहा है। 21 से ओरिएंटेशन सेशन चलेंगे, रफली 5 ओरिएंटेशन सेशन आई एम गोइंग टू टेक। तो इट विल टेक एटलीस्ट 30 अप्रैल तक का टाइम पीरियड एंड रफली 1 में से जो एक्चुअल लेक्चर हमारे चालू होंगे। बट ये सेल चल रहा है इन बिटवीन 18 से लेके 21। तो ये 18 को है बेसिकली ओपन अप हो जाएगा, 21 तक चलेगा। तो 18 से 21 तक का सेल है, तो रफली कल से लेके 21 तक। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री ऑप्शनल, अगर आपको हिस्ट्री ऑप्शनल लेना है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 देन दिस इज ऑब्वियसली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन माई ओपिनियन। एंड दैट सम्स अप देन टुडेज लेक्चर। एज यू नो कि जो पीपीटी एंड आफ्टर क्रक्स मटेरियल जो है ये टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू जस्ट बेसिकली पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल। थोड़ा सा डिले हुआ है, 3-4 हफ्ते का डिले चल रहा है, उसको मैं थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करवा के वापस से 7-8 दिन के ऊपर लेके आऊँगा। बट अगर कोई डाउट रहेगा फील फ्री टू रीच मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल। एंड दैट सम्स अप दिस एंटायर चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर एंड विल स्टॉप द सेशन फिर आज के लिए। अब फटाक से बेसिकली आई एम गोइंग टू टेक इवन चैप्टर नंबर 11। तो हर दिन वीडियोस आएंगे अब बेसिकली 1-1, 1.5 घंटे के एंड वी आर गोइंग टू फिनिश इट अप एवरी चैप्टर बाय द टाइम पीरियड ऑफ नेक्स्ट 7 to 8 days। बिकॉज अब 11 चैप्टर से चालू करेंगे, टोटल 19 चैप्टर्स आर देयर, बट 16 चैप्टर जो है वही तक इम्पॉर्टेंट है। रेस्ट ऑफ द 3 चैप्टर जो है दोज आर नॉट दैट सिग्निफिकेंट। तो उसको देखेंगे करना है या नहीं करना है, बट 16 चैप्टर तक तो बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर अप इन नेक्स्ट 1 week itself। ओके, चलो गाइस, थैंक यू सो मच। आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।